नमस्कार, खबर दुनिया की कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे क्या है चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना, जिसे नहीं मिल रहा भारत का समर्थन। भूखमरी के बाद किस आपातकालीन समस्या से जूझ रहा है यमन। क्या था वो साइबर अटैक जिसके शिकंजे में आ गए 90 से ज्यादा देश, और मदर्स डे पर कैसे छलका इन माओं का दर्द। लेकिन सबसे पहले आइए दिखाते हैं आपको बड़ी खबरें। चीन के आर्थिक और राजनीतिक दबदबे वाले शो को नहीं मिला भारत का साथ। 65 देशों को जोड़ने वाली वन बेल्ट वन रोड परियोजना पर बीजिंग में 2 दिवसीय सम्मेलन। मून जे इन बने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। उत्तर कोरिया से संबंध सुधारने की जताई इच्छा। उत्तर कोरिया ने फिर किया मिसाइल परीक्षण। मून जे इन ने बताया भड़काने वाला कदम। अमेरिका से लेकर चीन तक भीषण साइबर हमला। दुनिया भर में हाहाकार। 100 देशों में व्यापक स्तर पर डेटा हैक कर मांगी गई फिरौती। फ्रांस में नए दौर का आगाज। मौजूदा राजनीतिक विचारधाराओं को पटखनी देते हुए मध्यमार्गी इमैनुअल मैक्रों बने नए राष्ट्रपति। धुर दक्षिणपंथी मरीन ले पेन को दी करारी शिकस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति ने FBI प्रमुख जेम्स कोमी को किया बर्खास्त। कोमी बर्खास्तगी पर भड़के डेमोक्रेट सांसद। कोमी ट्रंप की चुनाव प्रचार टीम और रूस के संपर्कों की जांच का कर रहे थे नेतृत्व। आज हम वैश्वीकरण के ऐसे दौर में हैं जब कई देशों में राष्ट्रवाद की भावना पैर जमा रही है, और ऐसे में चीन के यूरोप और अफ्रीका के 65 देशों को जोड़ने की वन बेल्ट वन रोड योजना पर हो रहे सम्मेलन की रविवार से शुरुआत हो गई है। लेकिन अन्य देशों की चिंताओं को नजरअंदाज कर आगे बढ़ाए जा रहे 1400 अरब डॉलर के ड्रैगन के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के आगे चुनौतियां कम नहीं हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए चीन ने दुनिया भर के नेताओं को वन बेल्ट वन रोड सम्मेलन में इकट्ठा किया, जहां 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 130 देशों के प्रतिनिधि और कई वैश्विक मंचों के प्रमुख शिरकत कर रहे हैं। बड़े जमावड़े से गदगद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसे प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी करार देते हुए कहा कि इससे सबको लाभ होगा। हालांकि भारत ने इस परियोजना का ये कहते हुए बहिष्कार किया है कि वे किसी ऐसी परियोजना को स्वीकार नहीं कर सकता जो उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता हो। दरअसल चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर भारत की गहरी आपत्ति है। ये गिलगिट और बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा लेकिन भारत का कानूनी हक है। वन बेल्ट वन रोड के 3 मार्ग होंगे। पहला सड़क मार्ग चीन को मध्य एशिया के जरिए यूरोप से जोड़ेगा, जिसे कभी सिल्क रूट कहा जाता था। दूसरा रूट समुद्र मार्ग से चीन को दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी अफ्रीका से होते हुए यूरोप से जोड़ेगा, जो नया मैरीटाइम सिल्क रोड कहा जा रहा है। 2000 साल से ज्यादा पहले चीन को मध्य एशिया और अरब से जोड़ने के लिए एक रोड बनाया गया था, जिसे चीन मुख्य रूप से सिल्क निर्यात करता था, लिहाजा इसका नाम भी सिल्क रोड पड़ा। तीसरा मार्ग दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश की तरफ जाएगा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 के अंत में महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड योजना की पहली बार घोषणा की थी। इसका मकसद मध्य एशिया में यातायात और संरचना की वित्तीय पोषण करना था, लेकिन जल्द ही इसमें बदलाव किया गया और 65 देशों की 4.4 अरब आबादी के साथ वैश्विक GDP का 2.1% हिस्सा जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। अनुमान है कि इसमें 1 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा का सरकारी पैसा लगेगा। चीन के कई देशों से समझौते हो चुके हैं और कुछ प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुके हैं। माना जा रहा है कि चीन अपने इस्पात और अन्य निर्माण सामग्री के लिए नए बाजार का लाभ उठा सकता है, जो अधिक उत्पादन का शिकार हैं। ये योजना ऐसे दौर में शुरू हो रही है जब अमेरिका और यूरोप में वैश्वीकरण का विरोध बढ़ रहा है। दक्षिण कोरियाई मीडिया के अनुसार उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय में अमेरिकी मामलों की महानिदेशक चोई सोन हुई ने बीजिंग में कहा, अगर हालात ठीक बने तो हम अमेरिका से बात करेंगे। वो नॉर्वे से उत्तर कोरिया लौट रही थी। इस बीच उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल परीक्षण कर तनाव को बढ़ा दिया है। प्योंगयांग से 700 किलोमीटर दूर पश्चिम उत्तर में कुसोंग के नजदीक से छोड़ी गई ये मिसाइल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने इसे भड़काने वाला कदम बताया है। अस्थिरता, अशांति, तनाव जैसे शब्दों से परिभाषित कोरियाई प्रायद्वीप के लिए आने वाला समय बेहतर साबित हो सकता है। ये उम्मीद इसलिए दिखाई दे रही है कि एक शरणार्थी परिवार से दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद पर आसीन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मून जे इन उत्तर कोरिया के साथ बेहतर संबंध बनाकर इस प्रायद्वीप में शांति कायम करना चाहते हैं। आइए देखते हैं कैसी है नए राष्ट्रपति की आगे की राह।
अगर जरूरत पड़ी तो मैं वाशिंगटन, बीजिंग, जापान और उचित परिस्थितियों में उत्तर कोरिया भी जाऊंगा। कोरियाई प्रायद्वीप पर मंडराते जंग के खतरों के बीच दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मून जे इन की उत्तर कोरिया के साथ संबंधों में सुधार की इच्छा से भले ही नए दौर का आगाज न हो पाए, लेकिन संदेश स्पष्ट है कि वो क्षेत्र में किसी भी कीमत पर शांति चाहते हैं। हालांकि नए राष्ट्रपति मून जे इन के लिए उत्तर कोरिया से संपर्क साधने का कूटनीतिक रास्ता आसान नहीं है। उत्तर कोरिया एक तरफ अमेरिका पर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है तो दूसरी ओर दक्षिण कोरिया पर भी तोपें ताने रखे है। इनके अलावा राष्ट्रपति मून के सामने घरेलू चुनौतियां भी कम नहीं हैं। खास तौर पर भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे पर चले महाअभियोग और उन्हें पद से हटाए जाने के बाद देश के भीतर राजनीतिक मतभेद काफी बढ़ चुके हैं। इन्हीं घरेलू चुनौतियों को भांपते हुए राष्ट्रपति मून जे इन ने खुद को सभी का राष्ट्रपति बताया है। उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले उन सांसदों से भी मुलाकात कर सहयोग मांगा है जो उत्तर कोरिया के सख्त विरोधी हैं। उन्हें उत्तर कोरिया हिमायती माना जाता है। पूर्व मानवाधिकार अधिवक्ता मून जे इन ने 41.1% मतों के साथ जीत दर्ज की थी। मून के अनुदारवादी प्रतिद्वंदी होंग जून प्यो को महज 24.03% मत मिले, जबकि मध्य मार्गी आहन च्योल सू को 21.4% मत मिले। 64 साल के मून इससे पहले 2012 में भी राष्ट्रपति चुनाव लड़े थे, लेकिन तब उन्हें पार्क गुन हे से करारी हार का सामना करना पड़ा था। मून को अपनी पूर्ववर्ती पार्क गुन हे के पिता का विरोध करने की वजह से जेल में दिन बिताने पड़े थे। अब पार्क गुन हे जेल में बंद हैं, जबकि एक शरणार्थी के बेटे मून सत्ता के शिखर पर पहुंच गए हैं। मून का शुरुआती जीवन गरीबी में बीता। उनकी मां उन्हें पीठ पर बिठाकर गुजारे के लिए अंडा बेचा करती थीं। अगर आज विश्व के किसी देश में मानवीय आपदा का सबसे विकट रूप फैला है तो वो है आंतरिक युद्ध से त्रस्त यमन में, जहां भुखमरी के बाद अब स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन समस्या मुंह बाए खड़ी है। हैजे की नई मुसीबत ने इस देश की विपदा को और बढ़ा दिया है और विडंबना देखिए कि आर्थिक नाकेबंदी और युद्ध के चलते मदद के हाथ भी इन तक पहुंच नहीं पा रहे। अरब जगत का सबसे गरीब देश यमन पिछले 2 सालों से जारी युद्ध की मार से खंडहर में तब्दील हो चुका ये देश पहले से ही भुखमरी के कगार पर था। अब हैजे की नई मुसीबत ने दुख, दर्द और परेशानियों से जूझते इस देश की विपदा को और बढ़ा दिया है। पिछले महीने फैली हैजे की बीमारी ने अब तक 58 लोगों को ली लिया है। सऊदी अरब की ओर से जारी हमले और आर्थिक नाकाबंदी के कारण यमन की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कमी हो गई है और हैजा जैसी कुछ बीमारियों ने पैर पसार लिए हैं। हौसी विद्रोहियों के कब्जे वाले राजधानी सना में हैजा का कहर सबसे ज्यादा है। यहाँ सबसे अधिक 7.6 मिलियन लोग रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक देश के 27 मिलियन लोगों में लगभग 7 मिलियन लोगों को भोजन की आपातकालीन कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो अकाल से महज एक स्तर नीचे है। विशेषज्ञों को डर है कि समय रहते अगर इस पर विराम नहीं लगाया गया तो ये तेजी से घातक हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अप्रैल के अंत से यमन में लगभग 2752 हैजा के संदिग्ध मामले पाए गए हैं। हैजा के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पताल हैजा के मरीजों से भरे पड़े हैं, बेड खाली नहीं हैं। हैजा एक तीव्र संक्रामक रोग है जो संदूषित जल, भोजन तथा दूध द्वारा संचारित होता है। गंभीर मामले में कुछ ही घंटों के भीतर इसमें मौत हो जाती है। स्वच्छ पानी तक पहुंच न होना, बिजली उत्पादन और पानी साफ करने वाले उपकरणों के लिए जरूरी ईंधन के यमन में प्रवेश पर रोक हैजा फैलाने की मुख्य वजह है। इससे पहले यूनिसेफ ने यमन में हैजा फैलने की ओर से सचेत किया था। दरअसल सत्ता पर कब्जे को लेकर यमन के राष्ट्रपति मंसूर हादी के वफादार सैनिकों और विद्रोही संगठन हौसी के लड़ाकों के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में सऊदी अरब मंसूर हादी के साथ है, जबकि हौसियों को ईरान का समर्थन हासिल है। यह संघर्ष क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों ईरान और सऊदी अरब के बीच एक छद्म युद्ध बनकर रह गया है। अब तक इस युद्ध में 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने युद्धरत पक्षों के बीच समझौता कराने की नाकाम कोशिश की और चेतावनी दी है कि यमन विश्व के सबसे खराब मानवीय संकट में से एक है।
इंडोनेशिया की एक अदालत ने जकार्ता के गवर्नर बसुकी तजाहजा पुरनामा को ईश निंदा का दोषी माना है। अहोक नाम से लोकप्रिय पुरनामा मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया में अल्पसंख्यक ईसाई तबके से आते हैं। स्थिर लोकतंत्र के लिए एक दशक से जूझ रहे नेपाल में स्थानीय चुनाव के लिए मतदान हुआ। करीब 20 साल में यह पहला मौका है जब नेपाल के लोग स्थानीय स्तर पर अपने नुमाइंदे चुन रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता के लिहाज से इन चुनावों को खासा अहम माना जा रहा है। दरअसल नेपाल के स्थानीय निकायों में पिछले 20 सालों से प्रतिनिधि नहीं चुने गए हैं, जिसका असर सीधा वहां के विकास पर पड़ रहा है। तकनीक के बढ़ते कदम जहां हमारी जिंदगी आसान बनाते हैं, तो वहीं इसका दुरुपयोग ऐसी मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। और इस कटु वास्तविकता से दुनिया का सामना हुआ जब हैकर्स ने साइबर हमला कर 90 से ज्यादा देशों के हजारों कंप्यूटर्स को हैक कर लिया। स्पैम ईमेल के जरिए जॉब ऑफर्स, इनवॉइसेस, सिक्योरिटी वार्निंग्स और ऐसी फाइल्स की शक्ल में पहुंचता है ये कंप्यूटर वायरस रैंसमवेयर। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, स्पेन, इटली, वियतनाम समेत 90 से ज्यादा देशों के अस्पतालों और कंपनियों में हड़कंप मच गया। हमला इतना बड़ा था कि हजारों कंप्यूटर्स उसकी चपेट में आ गए। ये अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला है जिसको साइबर समुदाय ने हालिया दौर में देखा है। हमले के जरिए हैकर्स फिरौती की मांग कर रहे हैं। साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक मॉलवेयर, कंप्यूटर वायरस, रैंसमवेयर की चपेट में आकर कंप्यूटर प्रभावित हो रहे हैं। ये वायरस स्पैम ईमेल के जरिए जॉब ऑफर, इनवॉइसेस, सिक्योरिटी वार्निंग और अन्य प्रतिबंधित फाइल्स की शक्ल में पहुंच रहा है। एक बार अगर ये वायरस कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर जाता है तो फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। माना जा रहा है कि इस प्रोग्राम को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने विकसित किया था। इसको चुराकर हैकर्स ने इस तरह का बड़ा साइबर हमला किया है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवा इससे बुरी तरह प्रभावित हुई है और मरीजों के ऑनलाइन रिकॉर्ड पहुंच के बाहर हो गए हैं। हमला करने वाले इस रैंसमवेयर का नाम WannaCrypt 0R 2.0 है। कई अस्पतालों में कंप्यूटर खोलने में परेशानी हो रही है। मरीजों को निर्देश दिया गया है कि सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही अस्पताल का रुख किया जाए। हमें जानकारी मिली है कि कई स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर साइबर हमला हुआ है। ये सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं पर हमला नहीं है, बल्कि इस हमले से अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रभावित हुई है। हम इस हमले से निपटने के लिए कई प्रभावी कदम उठा रहे हैं। रैंसमवेयर एक कंप्यूटर वायरस है जो कंप्यूटर फाइल्स को बर्बाद करने की धमकी देता है। धमकी दी जाती है कि अगर अपनी फाइल्स को बचाना है तो फीस चुकानी होगी। ये वायरस कंप्यूटर में मौजूद फाइलों और वीडियो को एनक्रिप्ट कर देता है और उन्हें फिरौती देने के बाद ही डिक्रिप्ट किया जाता है। खास बात यह है कि इसमें फिरौती चुकाने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाती है और अगर समय पर पैसा नहीं चुकाया जाता है तो फिरौती की रकम बढ़ जाती है। तो काफी गंभीर है साइबर सुरक्षा का ये मामला। अब बात करते हैं फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की। मौजूदा राजनीतिक विचारधाराओं को धता बताते हुए मैक्रों के नए आंदोलन ऑन मार्च को इन चुनावों में जिस तरह जनता का समर्थन मिला, उससे जहां एक और जनता की विराट उम्मीदों की झलक मिलती है, तो वहीं इन उम्मीदों को पूरा करने से जुड़ा महत्वपूर्ण ये सवाल भी खड़ा होता है कि इस युवा राष्ट्रपति को जून में होने वाले संसदीय चुनाव में भी क्या जनता का साथ मिलेगा। इमैनुअल मैक्रों आज से करीब 3 साल पहले फ्रांस की राजनीति में ये एक अनजाना था, लेकिन आत्मविश्वास, ऊर्जा और हौसलों से लबरेज मैक्रों ने एक ऐसा राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया जिसके आगे फ्रांस के सभी स्थापित राजनीतिक दल फीके पड़ गए। फ्रांस की समावेशी संस्कृति और सबको साथ लेकर चलने वाली सियासत का ऐसा जादू चला कि इमैनुअल मैक्रों सत्ता के शिखर पर पहुंच गए। अंतिम दौर में मैक्रों ने 2/3 बहुमत के साथ जबरदस्त जीत हासिल की। उन्हें कुल 66.06% वोट मिले, जबकि मैरीन ले पेन को 33.94% से ही संतोष करना पड़ा। उन्हें उम्मीद है कि हम हर जगह उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करें, दमनकारी लोगों से उनकी रक्षा करें। फ्रांसीसी गणतंत्र में 1958 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि चुना गया राष्ट्रपति वहां के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों सोशलिस्ट और रिपब्लिकन पार्टी से नहीं है। वो चाहते तो सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने भांप लिया था कि इस पार्टी से जनता का मोह भंग हो चुका है। लिहाजा अप्रैल 2016 में उन्होंने एन मार्श आंदोलन की स्थापना की,
यह आंदोलन देश में हुए कई आतंकी हमलों के बाद तेजी से सर उठाते धुर दक्षिणपंथी विचारधारा के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। मैक्रों ग्लोबलाइजेशन के पक्षधर हैं और सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। मैक्रों फ्रांस को और सक्रियता के साथ यूरोपीय संघ में बनाए रखने की बात करते रहे हैं, जबकि मरीन इससे अलग होकर फ्रांस का पुराना गौरव वापस लाने का नारा बुलंद करती रहीं। ये नई संभावनाओं के अध्याय की शुरुआत है। आतंकी खतरा, प्रबुद्धता की भावना को बचाने के लिए यूरोप और दुनिया को हमसे उम्मीदें हैं। मैक्रों के मुताबिक नई संभावनाओं के अध्याय की शुरुआत भले ही हो गई हो, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती जून में होने वाले संसदीय चुनाव हैं, जहां उनकी पार्टी का एक भी सदस्य नहीं है। अगर नतीजे अनुकूल नहीं आए तो उनके लिए आगे का सफर मुश्किल हो जाएगा। बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है। 25 साल से कम उम्र का हर चौथा शख्स बेरोजगार है। संघीय जांच ब्यूरो यानी FBI के निदेशक जेम्स कोमी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया है। कोमी ट्रंप की चुनाव प्रचार टीम और रूस के संपर्कों की जांच का नेतृत्व कर रहे थे। इसीलिए इस फैसले और इसके टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि FBI के निदेशक का कार्यकाल 10 साल का होता है और कोमी को अभी इस पद पर 3 साल ही हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और चौंकाने वाले फैसले ने सबको चौंका दिया है। इस बार उनके इस फैसले का शिकार हुए संघीय जांच ब्यूरो के निदेशक जेम्स कोमी। ट्रंप ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया। ट्रंप ने पत्र लिखकर कोमी को बताया कि वह ब्यूरो का प्रभावशाली रूप से नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है। एजेंसी में लोगों का विश्वास दोबारा कायम करना आवश्यक है, लिहाजा तत्काल प्रभाव से उन्हें पद से मुक्त किया जा रहा है। ऐसा उन्होंने अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस और उप अटॉर्नी जनरल रॉड रॉसिंस्टन की सिफारिशों के तहत किया। उन्होंने फैसला किया कि इस पद के लिए ये सही आदमी नहीं है। वो इस पद पर किसी ऐसे शख्स को देखना चाहते हैं जो FBI की गरिमा को बरकरार रख सके। कोमी ट्रंप की चुनाव प्रचार टीम और रूस के संपर्कों की जांच का नेतृत्व कर रहे थे और कुछ दिन पहले ही कोमी ने राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप को लेकर संसदीय समिति के समक्ष बयान दिया था। यही कारण है कि इस फैसले पर राजनीतिक बखेड़ा शुरू हो गया है। विपक्षी डेमोक्रेटिक के अलावा कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी बर्खास्तगी पर सवाल उठाए हैं। इस समय जेम्स कोमी को हटाने का फैसला सवाल खड़ा करता है, क्योंकि अभी काफी सारी जांच चल रही है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2013 में 10 साल के कार्यकाल के लिए उन्हें नियुक्त किया था। 26 जुलाई 1908 में गठन किए गए FBI में यह दूसरा मौका है जब एजेंसी ने किसी प्रमुख को बर्खास्त किया है। इससे पहले 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने विलियम सेशंस को नैतिक चूक के आधार पर हटा दिया था। ट्रंप के इस कदम की तुलना डेमोक्रेटिक नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के वाटरगेट के एक फैसले से तुलना की है। निक्सन ने 1973 में वाटरगेट कांड की जांच कर रहे स्वतंत्र विशेष अभियोजक को हटा दिया था। फैसले के विरोध में न्याय विभाग के 2 उच्च अधिकारियों ने भी पद छोड़ दिया था। इस घटना को सैटरडे नाइट मैसेकर के नाम से जाना जाता है। हिलरी की हार के जिम्मेदार कोमी 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी विवादों में आए थे। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के खिलाफ ईमेल मामले की दोबारा जांच की बात कही थी। आइवरी कोस्ट सैन्य विद्रोह की कगार पर है। 2011 में गृह युद्ध खत्म हुआ था। अब पूर्व विद्रोही सैनिक वेतन बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर असंतुष्ट सैनिकों ने दूसरे सबसे बड़े शहर बुके की नाकेबंदी कर दी। हालांकि सरकार उनकी मांग मान रही है और किश्तों में ही सही भुगतान भी कर रही है। आइवरी कोस्ट में सरकार की कड़ी चेतावनी के बावजूद वेतन विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। असंतुष्ट सैनिकों ने दूसरे सबसे बड़े शहर बुके की भी नाकेबंदी कर दी। आर्थिक राजधानी आबिदजान में भारी गोलीबारी होने के कारण जनता में बेचैनी फैल गई है। सरकार द्वारा बोनस देने के वायदे में हुई देरी के कारण विद्रोह की लपटों ने देश के कई हिस्सों को एक बार फिर अपने चपेट में ले लिया। विद्रोह करने वालों में ज्यादातर पूर्व विद्रोही हैं। सेना में शामिल हुए पूर्व विद्रोहियों ने जनवरी में वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर बड़ा विद्रोह किया था। राष्ट्रपति अलासान वातारा का समर्थन करने वाले पूर्व विद्रोहियों का साल 2002 से 2011 तक देश के उत्तरी हिस्से पर कब्जा रहा है। इन लोगों ने सरकार के सामने प्रति सैनिक को 18,000 बोनस देने की मांग की। सरकार ने मांग को मानते हुए उन्हें $4,500 का भुगतान भी कर दिया और बाकी आगामी महीनों में देने का वादा किया।
लेकिन गुरुवार को सैनिकों के एक प्रवक्ता द्वारा वेतन मांगों को छोड़ने की अचानक घोषणा के बाद अशांति की लहर दौड़ गई। हालांकि विद्रोहियों ने हवा में फायर किया तो रिपब्लिकन गार्ड ने भी इसका जवाब दिया और विद्रोही सेना मुख्यालय के परिसर में वापस लौट गए। करीब 8000 विद्रोही इस बात से नाराज हैं कि कोई घोषणा करने से पहले उनकी राय नहीं ली गई। ताजा विद्रोह ने साल 2011 में समाप्त हुए गृह युद्ध की याद ताजा कर दी है। अब देश हिंसा की आग में कराह उठा। विश्व भर में विविध संस्कृतियों में अपने अपने विश्वास, अपनी अपनी धारणाएं होती हैं जिनका पालन बड़ी जतन से किया जाता है। जैसे कंबोडिया और थाईलैंड में आयोजित होने वाला ये जुताई समारोह, जिसके अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि इस साल फसल कैसी होगी। आइए देखते हैं क्या है ये जुताई समारोह। हर साल की तरह इस बार भी कंबोडिया में जुताई समारोह का आयोजन पारंपरिक रीति रिवाज और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच संपन्न हुआ। फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक माने जाने वाले इस उत्सव में राशि बैलों ने एक बार फिर इशारा दिया है कि सेम, धान और मक्का की पैदावार भारी मात्रा में होगी। हजारों स्थानीय और पर्यटक इस प्राचीन अनुष्ठान का गवाह बने। इसकी अध्यक्षता खुद राजा नरोदम सिंह ने की। खेत के एक हिस्से के प्रतीकात्मक जुताई के बाद सजे धजे बैलों की एक जोड़ी को ट्रे में रखे 7 तरह के भोजन और पेय की तरफ छोड़ दिया गया। चावल, मक्का, सेम और तिल के बर्तन फसल का प्रतिनिधित्व करते हैं। बैल इन्हें जितना खाएंगे पैदावार उतनी बेहतर होगी। अगर जानवर घास, पानी या शराब के प्रसाद का चयन करते हैं तो ये बीमारी, बाढ़ या युद्ध के संकेत हैं। बैलों द्वारा 90% चावल, मक्का, सेम की थाली निकलते ही शाही ज्योतिषी ने कमान संभाली और बढ़िया पैदावार की भविष्यवाणी कर दी। हालांकि वो ये चेताना नहीं भूले कि ये सिर्फ अनुमान है, क्योंकि पिछले साल की घटना उनके जहन में अब भी ताज़ा थी, जब अच्छी बारिश की भविष्यवाणी के बावजूद देश को पिछले 50 सालों में सबसे भयंकर सूखे के दौर से गुजरना पड़ा था। कुछ इसी अंदाज में थाईलैंड में भी धान की खेती का आगाज हुआ। फिर राजा ने धान के बीज उर्वरा धरती पर रोप दिए। थाईलैंड में आज भी 700 साल पुराने तरीके से धान की खेती का सीजन शुरू होता है। परंपरा के मुताबिक राजा खुद हल चलाकर पृथ्वी से लहलहाती फसल की विनती करता है। थाईलैंड में भी इस साल बैलों ने चावल, मक्का और घास खाई, लिहाजा अच्छी बारिश और बढ़िया फसल की उम्मीद की जा रही है। मेक्सिको मादक पदार्थों की तस्करी के लिए बदनाम है। इस समस्या का एक और घिनौना चेहरा है। ड्रग माफियाओं की वजह से पिछले कुछ सालों में जाने कितने हजारों युवा लापता हो गए हैं और इनके परिवारजन आज भी उनकी तलाश में लगे हुए हैं। अपने कलेजे के टुकड़े की तस्वीर को दिल से लगाए, सूनी आंखों से उसके आने की उम्मीद जगाए। गुमशुदा युवाओं के ये परिजन आज भी अपने गुमशुदा बच्चों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। 3 साल पहले 26 सितंबर को मेक्सिको के इग्वाला शहर में 43 छात्रों को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन तब से इन छात्रों का कोई सुराग नहीं मिला। इस मामले में गिरफ्तार कुछ अधिकारियों ने जांचकर्ताओं को बताया कि उन्होंने छात्रों को ड्रग का कारोबार करने वाले गिरोह गुरेरोस यूनिडोस के हवाले कर दिया था। छात्रों के लापता होने के बाद देश में भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुए। तब से अब तक आंखों में आंसू तो सूख गए, दिल की टीस नासूर बन गई, लेकिन आज भी इनके मिलने की आस जिंदा है। हर साल 10 मई को मदर्स डे पर इस तरह मार्च के जरिए अपना दर्द प्रदर्शित किया जाता है। मेक्सिको में ड्रग माफिया का काफी प्रभाव है। पिछले 10 सालों में ड्रग्स को लेकर होने वाली लड़ाई में हजारों लोग मारे गए, कितने ही लापता हो गए। सरकार की ओर से निराश होकर इन परिवारों ने खुद अपने रिश्तेदारों की खोज शुरू कर दी। यहाँ तक कि फॉरेंसिक, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी और कानून का कोर्स करके कब्रों और हड्डियों के बारे में खुद विशेषज्ञता हासिल कर ये लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। देश में इस तरह के कम से कम 13 ग्रुप्स हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार मेक्सिको में हाल में 27,000 लोग गायब हुए हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार 2016 में मेक्सिको में 23,000 लोग मारे गए। हालात गंभीर हैं। क्या इनका इंतजार कभी खत्म होगा? कभी मिलेगा इन्हें इनके बच्चों का सुराग? खबर दुनिया के कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और जाते जाते आपको छोड़े जा रहे हैं यूक्रेन में आयोजित संगीत प्रतियोगिता की कुछ बेहतरीन गीतों के साथ। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
story.